हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडी का सैम्पल पेपर पार्ट 1। ठीक है, सेक्शन ए आज हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए। ठीक है, जैसे आपको पता है, मैंने कल भी बताया था कि 30 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे। ठीक है, या आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे या आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, आपने उसका 1 वर्ड आंसर देना है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मैनेजमेंट इज एन एमालगम ऑफ साइंस एंड आर्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एमालगम है किसका? साइंस और आर्ट का। यस, एब्सोल्युटली राइट, कि साइंस प्लस आर्ट, इसकी बात करी गई है कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस भी है और आर्ट भी, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि मैनेजमेंट में साइंटिफिक टेक्निक्स भी यूज़ होती हैं एंड आर्ट मतलब क्या है, एक्सपीरियंसेस और कैसे पूरी टीम को या ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करना है। ये पर्सन जो मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे मैनेजर है, ये उसकी अपनी स्किल्स होती हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है और इसका आंसर ट्रू आएगा। देन उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर द पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड। ठीक है, अब आपको पता ही है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसमें पॉलिसीज बनाई जाती है। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट सभी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करता है। देन उसके बाद मिडल लेवल एंड लोअर लेवल के पास वो सारी चीज़ें पास आउट होती हैं। देन जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए एक्चुअल वर्किंग शुरू होती है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज़ हेनरी फ्योल गिवन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर भी नहीं छोड़ना और हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स भी नहीं छोड़ने। तो कितने प्रिंसिपल्स हैं? 14 प्रिंसिपल्स। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। राइट, उसके बाद हैं फोर्थ क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ डैश प्रमोट्स स्पेशलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो डिवीजन ऑफ वर्क हमें ये बताता है कि किस तरीके से वर्क करना है, कौन सा काम कौन करेगा और एक्चुअल में उस पर्टिकुलर प्लेस पे किस तरह का काम किया जाएगा। एक वर्क की स्पेशलाइजेशन जो है उस पर्टिकुलर जगह के लिए होती है। ठीक है, कि मतलब अगर आप अकाउंटेंसी के लिए हायर किए गए हों तो आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, ठीक है, अकाउंटिंग का काम दिया जाएगा। राइट, तो हर एक जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द पर्सन्स वी कैन से प्रोफिशिएंसी और उसका जो एक्सपीरियंस होगा या जिस भी पर्टिकुलर वर्क में वो स्पेशलाइज्ड होगा उसी तरीके से वर्क को डिवाइड किया जाएगा। और डिवीजन ऑफ वर्क हमें ये बताता है कि स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क जो होती है वो इसके अंडर आती है, जिसमें क्या है, एक्चुअल में वर्क की स्पेसिफिकेशन दी जाती है, किस तरीके का वर्क है और उसको करने के लिए क्या एबिलिटी, क्या स्पेशलाइजेशन चाहिए। नेक्स्ट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द अडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इन द प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स। ये सही है। देन है, व्हेन वाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। हमें पता ही है, हम सब यही देखते हैं कि 1991 में जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो आई थी। ठीक है, इसका मेन मोटो क्या था कि जो हमारा नेशन है उसकी ग्रोथ। ठीक है, ये इसके बारे में सब ने पढ़ा है। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं, इन्होंने ये बोल दिया, साथ में मंथ दिया हुआ है। ठीक है, फेब 90, अगस्त 92, जुलाई 91 और जन 91। ठीक है, अब जुलाई 1991 और जन 1991 में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। आपने याद रखना है इसमें कि जुलाई 24, 1991 को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। क्लियर, ये इसका सही आंसर है। आपने साथ में डेट भी मतलब याद रखनी है। ठीक है, इन केस अगर आपको ये भी आ जाए साथ में तो आपको पता होना चाहिए। राइट, अब जैसे उन्होंने यहाँ पे मंथ का पूछ लिया, हो सकता है साथ में डेट भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 24 जुलाई 1991। राइट,
देन व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन क्या होती है, सबको पता है 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुई थी। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, डीमोनेटाइजेशन बेसिकली क्या है, जब क्या है लीगल यूज से जो भी करेंसी है उसको हटा दिया जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ठीक है, उसको डीमोनेटाइजेशन बोलते हैं। और आपने अब लिखना कैसे है यहाँ पे क्वेश्चन, विद विड्रॉवल ऑफ कॉइन, ठीक है, या करेंसी नोट और प्रीशियस मेटल फ्रॉम द लीगल टेंडर या फ्रॉम यूज ऑफ लीगल टेंडर इज कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स है, डैश इज थिंकिंग बिफोर डूइंग। तो हम प्लानिंग में फर्स्ट लाइन ही ऐसे पढ़ते हैं कि प्लानिंग इज व्हाट, थिंकिंग बिफोर डूइंग। सो प्लानिंग इसका आंसर आएगा। इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, डायरेक्टिंग और प्लानिंग। तो प्लानिंग के बाद ही डायरेक्टिंग होती है, तो ये याद रखना आप, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में से ये क्वेश्चन आया है आपको। उसके बाद है क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हमने पढ़ी हैं। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें तो स्टेप बाय स्टेप सारे काम होते हैं और प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशंस, टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। तो उसके ऑपोजिट क्या आ गई, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या है कि जैसे फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, गॉसिप ग्रुप्स हो गए, तो उसमें क्या है कोई रूल एंड रेगुलेशंस को यूज़ नहीं किया जाता। देन है आगे क्वेश्चन, व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है कि जितने सबऑर्डिनेट्स एक मैनेजर के अंडर आते हैं और वो सबऑर्डिनेट्स अपने मैनेजर को रिपोर्टिंग करते हैं, वो आता है स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर। स्पैन ऑफ कंट्रोल जो होता है ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स जो है वो एक मैनेजर के अंडर आते हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ ना डिपेंड करती है स्पैन ऑफ कंट्रोल को, मतलब देखते हैं हम कि जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो कितना है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होंगे उतना ही स्पैन ऑफ कंट्रोल बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी ना मैनेजर के ऊपर। सो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रिपोर्टिंग टू अ मैनेजर, ठीक है, वो क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल है। तो यहाँ पे अगर कम है तो देन नॉर्मल या शॉर्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल आपका लिमिटेड स्पैन ऑफ कंट्रोल आएगा। अगर लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रिपोर्ट करते हैं मैनेजर को या एक मैनेजर के अंडर नंबर ऑफ जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो ज़्यादा है, तो देन स्पैन ऑफ कंट्रोल उतना ही बड़ा होगा। क्लियर? तो आपने सिंपली यहाँ पे लिख देना है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हु रिपोर्ट डायरेक्टली टू अ मैनेजर और अ लीडर इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल। देन उसके बाद है क्वेश्चन, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस वेयर एज सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, ट्रू और फॉल्स। अब आप ही बताइए, जब रिक्रूटमेंट होती है तो उसमें क्या होता है, सोचिए ज़रा। जब रिक्रूटमेंट होती है देन क्या है, नंबर ऑफ सीवीज जो हैं वो लिए जाते हैं एक कंपनी की तरफ से। ठीक है जी, मतलब वो क्या है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसमें क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। तो सिलेक्शन में क्या आता है, जो अप्रोप्रिएट कैंडिडेट होता है उस पर्टिकुलर वेकेंट वैकेंसी के लिए उसको ही रखा जाता है, बाकी सबको एलिमिनेट किया जाता है। तो ये बाकियों के लिए क्या हो गया, नेगेटिव। तो सिलेक्शन जो है वो नेगेटिव प्रोसेस है और जो रिक्रूटमेंट है वो पॉजिटिव प्रोसेस है। Which of the following is not an internal source of recruitment? रिक्रूटमेंट का भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसमें से आएगा ही आएगा और शॉर्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो रिक्रूटमेंट
के हमने सोर्सेज पढ़े हैं, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज। तो इंटरनल सोर्सेज में क्या आता है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या है रिक्रूटमेंट करी जाती है। जैसे सपोज अगर प्रमोशन है तो देन जो हमें सूटेबल कैंडिडेट लगता है या लगता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, ठीक है, तो देन जैसे असिस्टेंट मैनेजर है वो आगे मैनेजर बन जाता है, अगर उसमें कैपेबिलिटी है तो उसको मैनेजर बना दिया, ठीक है जी, अगर मैनेजर की पोस्ट खाली है। तो देन उसी तरीके से अगर ट्रांसफ़र का भी है कि मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन की कोई अदर ब्रांच है तो उसमें क्या है ट्रांसफ़र किया जाता है पर्सन को, राइट। ऑर्गेनाइजेशन सेम है लेकिन क्या है प्लेस चेंज कर दी जाती है, या सम टाइम डिपार्टमेंटल जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो भी होती हैं, ठीक। तो अब इसमें क्या पूछा गया है हमसे कि रिक्रूटमेंट में हमने ये बताना है कि कौन सा इंटरनल सोर्स जो है नहीं है, ठीक है। अब ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ये दोनों तो क्या है इंटरनल सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या है कि जो क्या है कि जॉब या फिर जो भी वैकेंसी वेकेंट होती है उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को बोला जाता है कि आप जो है हायर करो बंदे, ठीक है जी। या जैसे ना विलेजेस और अदर ऐसे जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे अगर सपोज लेबर की हमें ज़रूरत है ना, तो जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं विलेजेस और अदर बैकवर्ड एरियाज़ के जितने भी जैसे लोग होते हैं जो लेबर करने में विलिंग होते हैं और बेसिकली लेबर ही करते हैं, तो उनको जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है वो उनके साथ लिंक रखते हैं और एज पर दी डिमांड फ्रॉम द कंपनी, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं उन पर्सनस को हायर करते हैं फॉर द कंपनी, ठीक है जी। तो जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे फिर वो उनको रख लेते हैं काम के लिए। तो ये क्या है एक्सटर्नल सोर्स है। कंपनी क्या है एक्सटर्नली उन पर्सनस को, लेबरर्स को हायर करती है थ्रू दी लेबर कॉन्ट्रैक्टर, राइट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, नेम द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करना क्या है कि उनको गाइड करना और उनको इंस्ट्रक्ट करना सो दैट जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके, ठीक है, जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव आए। तो डायरेक्टिंग में ही ये पॉसिबल है। डायरेक्टिंग में ही एक मैनेजर, एक लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड भी करता है और उनको इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से वर्क को करना है। क्लियर। तो इसका आपने वन वर्ड आंसर देना है डायरेक्टिंग, राइट। देन है नेगेटिव मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन द फियर ऑफ यूज ऑफ डैश। इसका जो ऑप्शन है आपको दिए गए हैं अथॉरिटी एंड अफेक्शन, तो अथॉरिटी इसका आंसर आएगा। देन है ऑर्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो ऑर्डर जो है वो अपवर्ड कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। ऑर्डर क्या है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। अब देखिए सपोज एक मैनेजर है, ठीक है जी, उसने ऑर्डर दिया अपने सबऑर्डिनेट्स को। अब ये बताइए सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो मैनेजर के अपवर्ड हैं या डाउनवर्ड हैं? ऑब्वियसली डाउनवर्ड हैं, ठीक है। तो जो ऑर्डर है वो अपवर्ड कम्युनिकेशन नहीं होगा, ऑर्डर क्या होगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ऑलवेज ऑर्डर लाइज इन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका दिया गया है फॉल्स, उसको आप टिक करोगे, ठीक। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोलिंग इज, आपको ऑप्शन दिए गए हैं फॉरवर्ड लुकिंग बाय नेचर, स्टैटिक, रिजिड और ऑल ऑफ दी अबव। तो कंट्रोलिंग में वेरी सिंपल, इसका ऑप्शन क्या आएगा फॉरवर्ड लुकिंग बाय नेचर, क्योंकि अगर हम क्या है हर एक सिस्टम को प्रॉपर वेल मैनर्ड वे में परफॉर्म करते हैं या उसको अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, जितने भी ऑपरेशंस हैं उसमें, तो देन क्या है कि हम ये देखते हैं कि आने वाले टाइम में हमने क्या अचीव करना है और उसके लिए हम क्या अचीव करने वाले हैं,
तो देन अगर क्या है हमारी कंट्रोलिंग अच्छी होगी, फीडबैक अच्छी होगी, हमें पता है हमारे काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ है वो अच्छा वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है कंट्रोल में है, हर एक चीज़ जो है प्रॉपर वेल मैनर्ड वे से हो रही है परफॉर्म, तो देन ऑब्वियसली क्या है फ्यूचर के लिए वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। फ्यूचर में हमने जो भी टास्क जो अपने अचीव करने हैं उसके लिए वो बेनिफिशियल है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉरवर्ड लुकिंग बाय नेचर, राइट। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्लियर। तो जो बाकी के क्वेश्चंस हैं प्लस नेक्स्ट सेक्शन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो दैट आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। सो वंस अगेन आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जैसे है क्वेश्चन यहाँ पे, प्लानिंग इज डन ओनली इन द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, तो इट इज़ एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। ट्रू फॉल्स का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो यस बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर जब हम प्लानिंग का भी मीनिंग पढ़ते हैं तो उसमें भी कैसे हम लिखते हैं, थिंकिंग बिफोर डूइंग, ठीक है। तो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन भी क्या है, प्लानिंग, ठीक है। तो प्लानिंग क्या है, बिगनिंग में स्टार्ट होती है, देन अदर फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। सो वेरी सिंपल, आपको पता ही है और गलत भी नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन। देन उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ डैश हेल्प्स टू ग्रांट अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट्स, तो इसका आंसर आएगा डेलीगेशन, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ये हम पढ़ते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पे बताइए, द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन हेल्प टू ग्रांट अथॉरिटी टू दी सबॉर्डिनेट्स, उनको अथॉरिटी देती है काम करने की, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही अकेला बंदा काम नहीं कर सकता, ठीक है, या फिर बिल्कुल हाई अगर हम उनको अथॉरिटी दे दें तब भी नहीं चलता, ठीक है। दोनों चीज़ें पैरेलल होनी चाहिए। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे सबॉर्डिनेट्स अच्छे से वर्क करें, फ्रीडम के साथ वर्क करें, तो देन वहाँ पे अथॉरिटी देना भी बनता है। तो डेलीगेशन में हम क्या करते हैं, उनको अथॉरिटी देते हैं काम करने की, सो दैट वो फ्री होके अपना काम जो है कर सके, कोई बर्डन ना हो उनके दिमाग पे, ठीक है। कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी तो उनको एक फियर रहेगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे हम काम करेंगे। अगर हम उनको ऑथोराइज कर देंगे कि यस आपने ये काम करना है, अपनी फ्रीडम के साथ करना है, तो देन वो कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे, राइट। अब चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। हमने शुरू करना है क्वेश्चन 19, ठीक है। 18 तक हमने क्वेश्चंस कल किए थे, अब 19th क्वेश्चन है, देखिए बजटरी कंट्रोल इज अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल ऑफ विच टाइप, ठीक है। ये मैनेजरियल कंट्रोल के अंडर आता है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि जब हम बजट बनाते हैं तो एडवांस में हम प्लानिंग करते हैं जितने भी हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, कैसे उनको मैनेज करना है, कैसे वर्क करना है, राइट। उसके बाद है, इसका आपने वन वर्ड ही आंसर देना है, तो ऐसे लिख देना, इट इज़ कवर्ड अंडर मैनेजरियल कंट्रोल वेयर ऑल द रिक्वायरमेंट्स, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो वेयर ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आर प्लान्ड इन एडवांस, राइट। देन है उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज द डैश सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आएगा नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्योंकि क्या है कि अगर कोऑर्डिनेशन होगी तभी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इजीली और अच्छे से जो है परफॉर्म होंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होंगे, राइट। उसके बाद है इफ़ कैश फ्लो इज एन एंटरप्राइज इज स्टेबल एंड सफिशिएंट इट शुड ऑब्टेन फंड्स थ्रू इक्विटी, सेल ऑफ एसेट्स, डेट और ऑल ऑफ दी अबव। पहले तो ऑल ऑफ दी अबव आपने कैंसिल कर देना, ऐसा नहीं होता। जब कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स होते हैं तो बेसिकली उनको कोई भी ऐसे मतलब कि अपने जो फंड्स हैं वो लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो देन दे शुड गो फॉर डेट ओनली, राइट। देन उसके बाद है राइट एनी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कंट्रोल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, तो ये इसका सही आंसर आएगा, ठीक है जी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब खुद ही समझ लीजिए कि किस चीज़ की बात करी गई है, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, ठीक है।
जितनी भी हमने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, चाहे वो क्या है, लोन से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है या रूटीन के खर्चों से रिलेटेड है, वो सभी चीज़ें क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंक्लूडेड होती हैं और क्या है इसमें फाइनेंस को मैनेज किया जाता है, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश मार्केट हेल्प्स टू ऑब्टेन शॉर्ट टर्म फंड्स। तो यहाँ पे आएगा मनी मार्केट विच हेल्प्स टू ऑब्टेन शॉर्ट टर्म फंड्स। नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड अ तेजी वाला। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस हैं बियर, ब्रोकर, बुल एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो फर्स्ट ही देखिए, जो बियर है वो बहुत धीरे चलता है, ये तो पहले से ही क्रॉस हो जाएगा। तेजी वाला याद रखना, ठीक है। उसके बाद है ब्रोकर्स, ये भी नहीं आएगा। देन बुल जो है वेरी फास्ट, ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, ठीक है, कि जो स्टॉक मार्केट है ना, उसमें जो ब्रोकर्स होते हैं या उसमें जो डीलर्स होते हैं, ठीक है, उनको ये नाम दिए जाते हैं, जैसे तेजी वाला, मंदी वाला, ऐसे करके। ठीक है, तो जो तेजी वाला होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, वो अपना बेनिफिट देखता है और फटाफट से जो भी सिक्योरिटीज सेल हो रही हैं, ठीक है, और उसको ये पता है कि अगर ये सिक्योरिटीज अब सेल हो रही हैं और आने वाले टाइम में इसकी जो वैल्यू है और बढ़ने वाली है, ये प्रेडिक्ट करता है इस चीज़ को। तो देन क्या है, उस टाइम पे वो क्या करता है, उन जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको परचेज कर लेता है। ठीक है, और बाद में उसको ये पता होता है कि इसका आने वाले टाइम में जो वैल्यू है और ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो वो इस बेनिफिट को ग्रैब करता है। देन उसके बाद है मार्केटिंग इज़ अ ब्रॉड कंसेप्ट एंड सेलिंग इज़ द पार्ट ऑफ इट। येस, एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज मार्केटिंग में सब कुछ ही इंक्लूडेड है। ठीक है, मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट भी आएगी, सेलिंग भी आएगी, डोर टू डोर सेलिंग भी आएगी, सब कुछ आएगा, प्रमोशन वगैरह सब कुछ आएगी। ठीक, सो इसका आंसर रहेगा ट्रू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 27। राइट एनी वन फंक्शन ऑफ लेबलिंग। ठीक है, प्रोडक्ट की लेबलिंग के बारे में यहाँ पे बात करी गई है कि जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी लेबलिंग से हमें पता चलता है प्रोडक्ट कैसा है। तो आप इसका आंसर दोगे इट प्रोवाइड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे आपके पास, जैसे मेरे पास मार्कर है, ठीक है, या सपोज आप कोई भी मार्केट से प्रोडक्ट लेके आते हो, तो बैक साइड पे फर्स्टली तो वहाँ पे क्या है, उसका नेम लिखा होता है प्रोडक्ट का, ठीक है, ब्रांडिंग होती है। तो देन जब आप बैक साइड देखते हो तो वहाँ पे लेबलिंग लगी होती है, मतलब लिखा होता है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कब तक वो प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं उसमें, कैसे प्रोडक्ट बना है एंड ऑल दी थिंग्स। ठीक है, कंपनी कौन सी है, ट्रेडमार्क, ये वो सब कुछ लिखा होता है। तो उससे एक्चुअल में पता चलता है कि प्रोडक्ट कैसा है। ठीक है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वो चीज़। तो ये है लेबलिंग। ठीक है, देन उसके बाद है अ फर्म चार्ज हाई इंट्रोडक्टरी प्राइस फॉर द प्रोडक्ट अंडर प्राइस स्कीमिंग और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस स्कीमिंग का यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे क्या है कि जो मिल्क होता है, जब हम उसको बॉयल करते हैं तो ऊपर मलाई आती है। ठीक है, हम फटाफट से वो मलाई इकट्ठी करते हैं जब वो मिल्क थोड़ा ठंडा होता है। ठीक है जी, तो सेम उसी तरीके से ही प्राइस जो स्कीमिंग स्ट्रैटर्जी है, ये जो सेलर्स है अपनाते हैं, क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही जब वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो स्कीमिंग स्ट्रैटर्जी के अंडर वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट हाई रखते हैं और फटाफट से जितना भी प्रॉफिट बनता है वो क्या है, गेन करने की कोशिश करते हैं। बाद में चाहे कस्टमर दोबारा आए चाहे ना आए। लेकिन उसके बिल्कुल ऑपोजिट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो स्टेबल रहता है और धीरे धीरे जो कंपनी है वो प्रॉफिट गेन करती है। राइट, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्राइस स्कीमिंग। देन अ कंज्यूमर कैन फाइल अ कंज्यूमर कंप्लेंट डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये ट्रू फॉल्स है, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। नहीं, पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, अगर वहाँ पे सुनवाई नहीं होती देन वो आगे स्टेट और फिर आगे सुप्रीम कोर्ट जाता है। राइट, देन देखिए आगे लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30th क्वेश्चन। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 चूज द करेक्ट वन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन अप टू, यहाँ पे ना 2 करोड़ लिखा है, 1 करोड़ आएगा। पहले तो ये ऑप्शन में गलत दिया हुआ है 2 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ आएगा। देन है स्टेट कमीशन अप टू 10 करोड़ एंड नेशनल कमीशन अप टू 15 करोड़। ठीक है, इसकी जो लिमिट है वो जैसे आपकी बुक्स में ऐसे दी हुई है कि अबव 10 करोड़।
तो मतलब अप टू 15 करोड़ तक नेशनल कमीशन जो है इसमें जो भी कंप्लेंट्स हैं वो ली जाती हैं, ठीक है, रिलेटेड टू दी प्रोडक्ट्स। तो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दी अबव आएगा, राइट। सो आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे और इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी आने वाले हैं और अच्छे से आपने रिवीजन करनी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे सेक्शन बी। So thank you everyone for watching this video. Please do like and share this video and इसको सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना so that आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आई होप सेक्शन ए हमने कवर कर लिया था तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी उसमें, ठीक है, रिवीजन करते टाइम। तो सेक्शन बी में देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इसमें आपने कवर करना है, ठीक है, मतलब जितने आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 2 मार्क्स के होंगे एंड 5 to 10 लाइन्स में आपने इसको लिखना है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे मैनेजमेंट इज़ अ सोशल प्रोसेस, ठीक है, मैनेजमेंट जो है वो सोशल प्रोसेस है। कैसे? क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं मैनेजमेंट में, एक मैनेजर जो है वो लोगों को मैनेज करता है, ठीक है, जो काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में या ऑफिस में उनको मैनेज करता है। तो दे पीपल आर कमिंग फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है। सो इट्स अ सोशल प्रोसेस बिकॉज कि जो लोग हैं, ठीक है, उनको मैनेज करना है, राइट। तो किस तरीके से मैनेज करना है, उनके एटीट्यूड को समझना है, उनकी पर्सनालिटी को समझना है, उनके आईक्यू लेवल को समझना है। अकॉर्डिंग टू दैट एक मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने जो भी वर्क है उसको प्रॉपर वे से डन करवाना है बाय दी अदर पीपल, ठीक है। तो लोगों को मैनेज करना है तो उसके लिए लोगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो इस तरीके से आपने बताना है कि मैनेजर जो है उसका क्या काम है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरीके से उसने लोगों को मैनेज करना है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रीफली गैंग प्लैंक, ठीक है। अब गैंग प्लैंक किस प्रिंसिपल के अंडर आता है? हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल हैं उसमें से स्केलर चेन के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा और आई होप आपने रिवाइज भी किया होगा इस टॉपिक को, ठीक है। 14 प्रिंसिपल बार बार बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये प्रिंसिपल्स, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ गया, गैंग प्लैंक के बारे में पूछ रहे हैं क्या होता है। तो आपको ये जो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हैं अच्छे से कवर करने हैं आपने, राइट। तो देखिए गैंग प्लैंक में आपने क्या बताना है, गैंग प्लैंक क्या होता है, इसमें आपने एक पहले छोटा सा डायग्राम बनाना है, ठीक है। इस तरीके से स्केलर चेन में हम बनाते हैं ना, वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन, ठीक है, ऐसे चैनलाइज होती है, राइट। बट गैंग प्लान क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है बिटवीन 2 डिपार्टमेंट्स, ठीक है, या डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, सो दैट क्विकली जो भी कम्युनिकेशन है या जो भी डिसीजंस हैं वो लिए जा सके, राइट, विदाउट एनी डिले। क्योंकि क्या है स्केलर चेन में हम पढ़ते हैं कि जो भी कम्युनिकेशन है वो क्या है, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट विद प्रॉपर चैनल कम्युनिकेट होती है। लेकिन जो गैंग प्लैंक है ना, ये क्या करता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाता है 2 डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के बीच में, सो दैट इजी और क्विकली जो भी डिसीजन मेकिंग है वो पॉसिबल हो सके या फिर क्विकली जो भी डिसीजंस है वो लिए जा सकें, ठीक है, विदाउट एनी डिले, राइट। तो इस तरीके से आपने गैंग प्लैंक के बारे में बताना है। मैं आपको छोटी छोटी इंट्रोडक्शन देती रहूँगी, ठीक है, आपको बताती जाऊँगी कि क्वेश्चंस में क्या आएगा। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आपने समझना है, देन आपने बुक में से पढ़ना है इसको, ठीक है, एंड देन आपने पेपर में विद छोटू सा डायग्राम आपने 5 या 8 लाइन्स तक आपने लिख देना है, वो सफिशिएंट है आपके 2 मार्क्स के लिए, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं उनमें हार्मनी होनी चाहिए, ठीक है, मिलजुल के काम करना है। ये नहीं है कि सबके सेपरेट गोल्स हों, एक गोल के लिए सब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या जितने भी बंदे काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे टॉप लेवल है
चाहे मिडिल लेवल है चाहे लोअर लेवल है, ठीक है। सबका जो गोल है वो एक होना चाहिए और उसके लिए मिलजुल के सबने काम करना है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज़ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट में से क्वेश्चन आया है ये आपको, ठीक है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आपको ये क्या है, इसमें से एक इन्वायरमेंट, जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है इसके बारे में पूछा गया है, या आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्राइब बिजनेस एनवायरनमेंट, तो उसने आपने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, ये सभी को एक्सप्लेन करना है। लेकिन 2 मार्क्स में आपको आया है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन कीजिए, तो इसमें आपने इन्फ्लेशन के बारे में, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बताना है, ठीक है। तो कस्टमर परसेप्शन के बारे में बताना है, लोगों की डिमांड कैसी है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, इसके बारे में आपने डिस्कस करना है, राइट। उसके बाद है क्वेश्चन आगे, राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, गोल ओरिएंटेड है एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है जी। तो इसके बारे में आपने बताना है, राइट। तो प्लानिंग सबसे पहले क्या है ये, इसके छोटा सा 1 या 2 लाइंस में आपने मीनिंग बताना है, राइट। थिंकिंग बिफोर डूइंग एंड देन इसके 2 फीचर्स, ठीक है, सिंपल से हैं, गोल ओरिएंटेड एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस वे में चलती रहती है, ये नहीं है कि एक बारी एक हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हुआ उसके बाद प्लानिंग ख़त्म, नहीं, उसके बाद क्या काम करना है, ठीक है, किस आगे, कौन से आगे पर्टिकुलर गोल के बारे में हमने सोचना है, क्या प्लान करना है, मतलब क्या है कम्युनिकेशन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लानिंग है वो कॉन्टिन्यूस बेस पे चलती रहती है। देन गोल ओरिएंटेड, सेम वही है कि एक गोल को लेके, एक टास्क को लेके हम प्लानिंग करते हैं, देन उसके लिए हम काम करते हैं, राइट। तो ये आ गया, प्लानिंग में आपने ये 2 पॉइंट्स को डिस्कस करना है। देन है उसके बाद, राइट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन, डेलीगेशन का क्या मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, पावर देते हैं अनदर पर्सन को टू डू अ पर्टिकुलर वर्क और टास्क, ठीक है। सिंपल सी बात है, डेलीगेशन ये होती है कि जब हम क्या है किसी को हम दे देते हैं वर्क करने के लिए, राइट। डेलीगेशन में आपने क्या लिखना है, इट्स अ एक्ट ऑफ एम्पावरिंग टू एक्ट फॉर अनदर, राइट। उसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या आएगा कि वी आर डिवाइडिंग द लार्ज पार्ट ऑफ वर्क इनटू सब पार्ट्स, ठीक है। तो डेलीगेशन में आपने ये बता देना है कि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वर्क को, ठीक है, सो दैट जो काम है अगर हम क्या है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो देन हर एक बंदे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी होगी और अकॉर्डिंग टू दैट वो अपना जो भी वर्क है, टास्क है, उसको कंप्लीट करेगा। जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसमें क्या आएगा, डिवीजन आ जाएगी, ठीक है। हम क्या करते हैं, डिवीजन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे वर्क को अकॉर्डिंग टू दी डिपार्टमेंट्स, अकॉर्डिंग टू दी स्पेशलाइजेशन, ठीक है, जिस भी पर्सन की जो स्पेशलाइजेशन है अकॉर्डिंग टू दैट वो बंदा काम करेगा। सिर्फ एक ही, या फिर हम ये कहेंगे कि सिर्फ एक ही बंदे के ऊपर पूरे का पूरा बर्डन नहीं होगा, हर एक चीज़ को स्कैटर किया जाएगा। उसके बाद है डिफाइन स्टाफिंग। स्टाफिंग का क्या मतलब है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, हायरिंग पर्सन्स या फिर कैंडिडेट्स फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाफिंग। उसके बाद है क्वेश्चन, व्हाट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, जब एम्प्लॉयज़ काम करते करते सीखते हैं, ठीक है, जब उनको उनके काम पे ही, जब वो जॉब पे होते हैं उसी टाइम पे
क्या है, उनको ट्रेन किया जाता है, उनको जैसे उनके लिए कोई सुपरवाइज़र है उसको लाया जाता है सो दैट वो क्या है उस पर्टिकुलर वर्क को पहले सीखें फिर करें। ठीक है, जैसे मैकेनिक्स होते हैं, ठीक है, वो अगर सपोज़ उनके पास कोई नया बंदा आता है काम करने के लिए तो सबसे पहले वो क्या है उसको बताते हैं कि किस तरीके से काम करना है, कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, ठीक है, किस टाइम पे क्या काम करना है। तो वो बंदे जो न्यू हायर किए जाते हैं वो पहले सीखते हैं एंड देन अपने सुपरवाइज़र के साथ वो काम करते हैं, राइट। उसके बाद राइट एनी 2 क्वालिटीज़ ऑफ लीडर। लीडर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज़ द लीडर? हु नोज़ और हु शोज़ द वे, ठीक है, और अ राइट वे वी कैन से, ठीक है, जो राइट पाथ पे लेके जाए और जिसको खुद को नॉलेज हो क्या अच्छा है क्या बुरा है और सभी लोग उसको फॉलो करते हैं, देन वो लीडर है। तो उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? उसमें पेशेंस होने चाहिए दूसरों को सुनने के, और एक राइट डिसीजन मेकर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप भी अगर खुद ये सोचो कि अगर आप भी लीडर हो तो आप क्या करोगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट आप अपनी क्वालिटीज़ को आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लीडर हो तो, ठीक है, या फिर एक मैनेजर या एक लीडर जो ऑर्गेनाइजेशन में अपने फॉलोअर्स को संभालता है या फिर हम ये कहते हैं कि मैनेज करता है, तो देन उसके लिए उसकी क्या क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए वो आप खुद भी लिख सकते हो, राइट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देन है कंट्रोल एम्प्लॉइज टेकिंग एक्शंस एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये कैसे हैं कि हम ये कहते हैं कि कंट्रोलिंग क्या है कि जब प्लान्ड एक्टिविटीज़ को एक्चुअल में परफॉर्म किया जाता है, देन उसके बाद रिजल्ट आता है, देन हमें ये पता चलता है कि ये इफ़ेक्टिव कंट्रोलिंग है। ठीक है, क्योंकि जो प्लान्ड एक्टिविटीज़ होती हैं क्या वो उसी मैनर में परफॉर्म हुई हैं जिस मैनर में उसको प्लान किया गया है। जो भी मतलब एक्टिविटीज़ हैं जैसे प्लानिंग की गई है उनकी क्या उसी तरीके से वो प्रॉपरली परफॉर्म हुई हैं या नहीं हुई हैं, ये हमें कंट्रोलिंग बताती है। तो तभी इसी यहाँ पे लिखा है कि कंट्रोल एम्प्लॉइज टेकिंग एक्शंस की, इसका मतलब ये है कि हम जब एक्शंस लेते हैं या कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो एक्चुअल में जो हमने प्लान किया होता है उसी के बेसिस के ऊपर एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। तो देन कंट्रोलिंग भी हमें ये बताता है कि क्या फीडबैक निकल के आई है कि किस तरीके से हमने प्लान किया था, कैसे वर्क एक्चुअल में परफॉर्म हुआ है, एक्चुअल रिजल्ट्स के बारे में हमें कंट्रोलिंग बताता है, राइट। तो इसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। ऐसे आपने यहाँ पे लिख भी देना है, इन ऑर्डर टू इंश्योर द एक्टिविटीज़ आर अकॉर्डिंग टू प्लान्ड एक्टिविटीज़ और नॉट। ठीक है जी, तो यस हम ये कहेंगे कि जो कंट्रोलिंग है वो क्या है, इन ऑर्डर टू इंश्योर एक्टिविटीज़ आर अकॉर्डिंग टू प्लान्ड एक्टिविटी, यस इट इज़ द कंट्रोलिंग। देन उसके बाद है डिस्कस ब्रीफली एनी 2 टेक्निक्स ऑफ इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन। इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन की 2 टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? फर्स्टली कोऑर्डिनेशन क्या है कि जब सभी एक्टिविटीज़ प्रॉपर वे से परफॉर्म हो रही हैं, ठीक, तो वो उसमें क्या चीज़ आएगी? साउंड प्लानिंग आएगी, ठीक है जी, चेन ऑफ कमांड आएगी, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आएगी, लीडरशिप आएगी। ठीक है, तो इसमें से आप कोई भी 2 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। देन है हमारे पास क्वेश्चन, विच आर वेरियस सोर्सेज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल के सोर्सेज क्या हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, ठीक है, या फिर इशू ऑफ शेयर्स हैं, राइट, डिवेंचर्स हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हो। देन एक्सप्लेन एनी 2 प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ सेबी। इसमें आप सिंपली ये लिखोगे प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्ट्स और प्रोहिबिशन ऑन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, राइट। देन उसके बाद राइट एनी 2 सोशल और एथिकल ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एडवर्टाइजिंग के अगेंस्ट एथिकल और सोशल ऑब्जेक्शंस क्या हो सकते हैं? यही कि फर्स्टली आपने, इसमें जर्नल सा क्वेश्चन है ये, इसमें आपने ये लिखना है कि फर्स्टली तो जो कंज्यूमर है या कस्टमर है, ही इज़ नॉट राइट नाउ रेडी टू बाय एनी सच थिंग्स। ठीक है, कोई कार या रेफ्रिजरेटर कुछ भी, ठीक है, वो लेने के लिए सडनली या फिर सपोज अगर वो नहीं रेडी है, लेकिन जब वो एडवर्टाइजमेंट देखता है तो देन एडवर्टाइजमेंट
इस तरीके से दी जाती है प्रोडक्ट्स की कि खुद ब खुद वो पर्सन जो है वो ऑफर्स दे के या उस एडवर्टाइजमेंट से इम्प्रेस होके प्रोडक्ट को खरीदता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, राइट। कि ये क्या है कि इट फोर्सेस, जो एडवर्टाइजमेंट है दैट फोर्सेस द पीपल टू बाय द थिंग्स, राइट। तो इसके बारे में आपने लिखना है। देन है हु कैन फाइल अ कंप्लेंट इन अ कंज्यूमर कोर्ट। फर्स्टली कंज्यूमर, ठीक है, जो कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करेगा अगर उसके साथ कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट हुआ है, ठीक है, या अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है रिगार्डिंग बाय द थिंग्स, ठीक है। एंड देन इसमें आपने लिखना है इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है, मतलब वो पर्सन, वो इंडिविजुअल, ठीक है, जो क्या है एक हम ये कह सकते हैं कि बाइंग और सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट में आता है। एंड देन अगर उसके साथ कुछ भी फ्रॉडुलेंट एक्ट होता है देन ही और शी कैन फाइल अ केस इन अ कंज्यूमर कोर्ट, राइट। सो बाय दीज हमारी जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट है सेक्शन बी के, ठीक है। तो अगर इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप रिवीजन के टाइम पे भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट आपको जो भी हमारी नई वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। बिजनेस स्टडी के सैम्पल पेपर का सेक्शन सी, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे पहले मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस के बारे में आपने बताना है। उससे भी पहले आपने मैनेजमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन, ठीक है, इसके बारे में लिखना है। एंड देन डायग्रामेटिकली आपने 4 पॉइंट्स को लिखना है। देन आगे आपने 1 बाय 1 पॉइंट्स को डिस्कस करना है। अब देखिए मैनेजमेंट, इसके 4 फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग, ठीक है जी। ये हमारे 4 फंक्शंस हैं। 1 बाय 1 आपने इनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी, डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करके। प्लानिंग क्या होती है, इसके फीचर्स, ठीक है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स या हम प्लान्स बनाते हैं उसके बारे में आपने एक छोटी सी आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। देन ऐसे ही ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है रिसोर्सेज का, जिससे क्या है हम अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सो दैट हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाएं, ठीक है। देन आगे डायरेक्टिंग, हम क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को इफ़ वी आर एज अ मैनेजर, ठीक है। या फिर मैनेजमेंट का मेन फंक्शन ही क्या है, हमने जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको क्या है डायरेक्ट करना है कि किस तरीके से काम करना है, कैसे काम किया जाएगा, क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके बारे में डिस्कस करके देन काम को बांटा जाता है। देन उसके बाद है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम क्या देखते हैं कि एग्जैक्ट प्लान्ड वे से जो हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी, क्या उसका रिजल्ट बेटर आया कि नहीं, वो हम कंट्रोलिंग में चेक करते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आपने इसमें एक्सप्लेन करनी है। देन देखिए उसके बाद है हमारा क्वेश्चन एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स एनिमरेटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सेम देखिए ऑर्गेनाइजिंग में से ही क्वेश्चन निकल के आया है, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजिंग के बारे में आपने सिंपल बताना, देन उसके बाद उसके अपने 4 फीचर्स बता देने हैं, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंस जो है उसके बारे में आपने बताना है। ऑर्गेनाइजिंग में आपने लिख देना है उसका मीनिंग, डेफिनेशन, देन उसके बाद 4 पॉइंट्स आपने लिख देने हैं, ठीक है। बेटर कोऑर्डिनेशन लिख देनी है, ठीक है। आपने लिख देना है कि एक्यूरेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, ठीक है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइजिंग अगर की जाती है तो देन रिजल्ट्स बेटर आते हैं, ठीक है। इस तरीके के आपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना है, राइट। सो मैं बार बार कहती हूँ कि मैनेजमेंट के ये जो जितने भी ये फंक्शंस हैं, मतलब आपके आगे ये सारे क्या हैं, चैप्टर्स हैं। प्लानिंग का अलग चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग का अलग चैप्टर है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का भी है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से आप इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लेना। देन उसके बाद है
व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, विच आर वेरियस टाइप्स ऑफ इट। ठीक, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, वो कम्युनिकेशन जो स्टेप बाय स्टेप क्या है परफॉर्म होती है, या स्टेप बाय स्टेप क्या है एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है वो जाती है विद प्रॉपर वेल मैनर। ठीक है, वो क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है। जैसे हम क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन में ना स्केलर चेन, ठीक है, जो 14 प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल के, उसमें से स्केलर चेन एक प्रिंसिपल है जिसमें क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, जैसे सपोज ये सारे क्या हैं डिपार्टमेंट्स हैं, तो इंफॉर्मेशन कैसे जाती है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। ठीक है, विद दिस वे। और नीचे हम क्या है ये यहाँ पे गैंग प्लान के बारे में समझाते हैं। ठीक है, वो क्या है डायरेक्ट कम्युनिकेशन है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, बट लेकिन स्केलर चेन जो है वो क्या कहता है कि जो कम्युनिकेशन है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन विद सिस्टेमैटिकल मैनर ट्रांसफर होती है। ठीक, अब उसके आपने क्या है 4 टाइप्स आपने एक्सप्लेन कर देनी है। देन है आगे क्वेश्चन, डिस्कस इन ब्रीफ 4 मेन पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब आप खुद सोचिए फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम फाइनेंस को मैनेज करके रखते हैं या प्लानिंग के साथ फाइनेंस को यूज़ करते हैं तो देन उसके क्या फीचर्स होंगे। फर्स्टली क्या है कि अगर हम अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो देन हमें पता होगा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी वी हैव एंड हाउ मच वी आर रेडी टू स्पेंड। एंड अगर हम स्पेंड करते हैं अपने रोज़मर्रा के खर्चे करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अगर हम खर्च कर रहे हैं तो देन क्या है वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होगा कितना नहीं। ठीक है, एक्चुअल में आपने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में ही बताना है कि अगर हम फाइनेंस को प्लान करके चलते हैं तो आने वाले टाइम में हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सिंपली फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब बताना है आपने, देन 4 पॉइंट्स को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है, वेरी सिंपल। उसके बाद है डिस्कस द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ठीक, देन उसके बाद है व्हाट इज पैकेजिंग विच आर वेरियस टाइप्स ऑफ इट। ठीक है, तो पैकेजिंग क्या है, सिंपली पैकेजिंग में क्या आएगा कि जैसे मार्केटिंग का ये क्वेश्चन है, तो पैकेजिंग में क्या आएगा कि हम प्रोडक्ट को पैक करते हैं, राइट, तो उसकी क्या डिफरेंट पहले तो बेनिफिट्स के बारे में आपने बता देना है। मतलब जब आपने प्लानिंग को मतलब जब आपने पैकिंग को एक्सप्लेन करना है तो उसमें बता देना है कि प्रोडक्ट की पैकिंग क्या है। जब हम प्रोडक्ट को पैक करते हैं तो देन इट इज़ सेफ, ठीक है, टू ट्रांसफ़र एनीवेयर, राइट। एंड देन पैकेजिंग में ही क्या है हम ये देखते हैं कि किस तरीके का प्रोडक्ट है, और अगर क्या है वो प्रोडक्ट टूट ना जाए या कोई हार्म ना हो जाए तो देन उसके लिए क्या है हम प्रॉपर उसकी पैकेजिंग करते हैं। देन इसमें अब 4 टाइप्स हैं। what are the 4 types या which are the various types of it। तो क्या डिफरेंट टाइप्स है इसको मैं आपको बताती हूँ 1 बाय 1। हाँ जी, देखिए, तो अब पैकेजिंग में आपने क्या बता देना है, जैसे डिफरेंट टाइप्स हैं तो टाइप्स में आपने क्या बता देना है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, ट्रेजरी पैकेजिंग। ठीक है, 3 तरीके की पैकेजिंग होती है। तो प्राइमरी पैकेजिंग में क्या आता है, वो प्रोडक्ट जैसे सपोज प्रोडक्ट रेडी हुआ एंड देन आप उसको इस फॉर्म में देते हो कि डायरेक्टली जो कस्टमर है वो या कंज्यूमर है वो उसे कंज्यूम कर सकता है। सपोज जैसे लोशन की बॉटल्स होती हैं, ठीक है, उसकी कोई अलग से और ज़्यादा पैकिंग नहीं होती, एक बॉटल होती है सिंपली, या फिर जस्ट वो सील्ड होती है, वो उसको उतार के देन आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो। तो जो सेकेंडरी पैकेजिंग होती है उसमें क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको आगे
पैकेट में या सपोज उसको बॉक्स में पैक किया जाता है। ट्रेजरी पैकिंग में क्या होता है, जब मास स्केल पे प्रोडक्ट मूव होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन उस टाइम पे क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को क्या है एक बिल्टी बना के या एक बड़े बॉक्स में इकट्ठे पैक किए जाते हैं सो दैट इजीली वो क्या है मूव हो सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है जी। तो अपने डिफरेंस बताना है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में। सिंपली बताना है आपने ये कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है, देन सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, फर्स्टली जो हमारे शेयर्स या बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे सेल किए जाते हैं टू दी फर्स्ट इन्वेस्टर्स, या फिर मतलब फर्स्टली जिन्होंने मार्केट में जिन्होंने एंटर किया होता है उनके लिए। ठीक है जी। जैसे आप सिंपली ये लिख सकते हो कि न्यू स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, वो प्राइमरी मार्केट में आता है। सेकेंडरी मार्केट क्या है उसका भी मीनिंग बता देती हूँ। सेकेंडरी मार्केट में ये आता है कि जब ऑलरेडी ओन्ड सिक्योरिटीज को बाय या सेल किया जाता है बाय द इन्वेस्टर्स, ठीक है, तो देन वो क्या है सेकेंडरी मार्केट में आता है। देन आपने ऐसे ही इसमें नंबर ऑफ जो डिफरेंसेस हैं उनको एक्सप्लेन करना है, राइट। देन उसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन, राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के फीचर्स क्या हैं, यही है कि अगर सपोज कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, या फिर उसके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, तो देन डायरेक्टली वो कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस कर सकता है। ठीक है, तो जो भी उसका बेनिफिट है या जो भी उसको प्रॉब्लम हुई थी या जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से लेकर उसने क्लेम किया है, तो देन उसको क्लेम मिल जाता है उसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो फीचर्स हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के वो बताने हैं, क्योंकि इस एक्ट में बेसिकली कंज्यूमर्स के बेनिफिट के बारे में ही बताया गया है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई होप आप इजीली इसको कर पाओगे। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी तो डायरेक्टली यू कैन कम्युनिकेट। आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पे दिया गया है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो, आपके लिए अलग से एक वीडियो बन जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जितनी भी वीडियोस हैं या जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएं।